गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास बच्चों। यहाँ पर आज हमारे द्वारा सेवन्थ क्लास में हिस्ट्री की बुक स्टार्ट की जा रही है। हिस्ट्री की बुक का मेन जो पेज है आगे का, उसको हमारे सामने यहाँ दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर। सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत भाग 1 कक्षा 7 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक, ये आपको दिखाई दे रही होगी। इस तरह की आपके बुक का पहला पेज है। सेकंड पेज के अंतर्गत ये बताया गया है कि किस पाठ्य पुस्तक मंडल के द्वारा इसे राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है कक्षा 7 के इतिहास की पाठ्य पुस्तक के रूप में। एनसीईआरटी का आपका नई दिल्ली का और उदयपुर राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उदयपुर जो है, इसके द्वारा ये पुस्तक इसकी लिखी गई है, या इसके अंतर्गत यहाँ से इतिहास का प्रमुख हिस्ट्री अध्यापकों के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। यहाँ हमारे इस पेज पर विवरण पत्रिका दे रखी है। इस चैप्टर के अंतर्गत आपके द्वारा किन किन चैप्टरों को पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर आपके द्वारा ये जो चैप्टर हैं टोटल 10 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल से संबंधित ही है। यहाँ पर बच्चों हमारे द्वारा फर्स्ट चैप्टर जो आपके स्टार्ट किया जा रहा है उसका अध्ययन आज हम चालू करते हैं। पाठ का नाम है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। इसके अंतर्गत आपको स्टार्टिंग के अंदर ही एक मैप दिखाई दे रहा है बच्चों। इस ये मैप भारतीय उपमहाद्वीप से संबंधित बनाया हुआ है। 1154 ईस्वी में इसको अल इंद्रीसी नामक भूगोलवेता के द्वारा बनाया गया था। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे बच्चों तो ये हमारा जो दक्षिण भारत का भाग है उसके नीचे की साइड में श्रीलंका है। ये भाग उस समय नक्शे में उत्तर भारत की जगह दर्शाया गया हुआ है। ये जो भाषा लिखी हुई है ये अरेबियन भाषा है या अरब भाषा आपके लिखी हुई है। यहाँ पर अपन अपने इस चैप्टर से इस मैप से संबंधित सामान्य जानकारी लेंगे। पेज नंबर 2 पर भी आपके एक और मैप बना हुआ है जो 1720 ईस्वी के अंदर बनाया गया था फ्रांसीसी मानचित्रकार के द्वारा। और उसने उस मैप को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो यूरोपीय नाविक भारतीय उपमहाद्वीप से व्यापार करना चाहते थे वो आसानी से मार्ग तक पहुंच सकें और भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण भारत विशेष रूप से जो समुद्री इलाका था उसकी विशेष रूप से जानकारी रखें। उस मैप के माध्यम से उसमें बड़ा ही अच्छा विवरण दिया गया है भारतीय दक्षिण भारत के हिस्सों का। तो एक हम इसके बारे में स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत मानचित्र 1 और मानचित्र 2 पर नज़र डालिए। मानचित्र 1 तो आपको दिखाई दे रहा है, मानचित्र 2 हम नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेता अल इंद्रीसी ने 1154 ईस्वी में बनाया था। नाम नोट कर लेना भूगोलवेता का, अरेबियन थे, ये अरब के रहने वाले थे। अल इंद्रीसी नाम था और 1154 ब्रैकेट में लिख लेना, जिसमें ये नॉन के द्वारा इस मैप का निर्माण किया गया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उनके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्रों का एक हिस्सा है। बड़े मानचित्र, पहले बेटा बड़े बड़े मैप बनते थे, ऐसा नहीं था कि पेपर के आकार के मैप बनते थे। जितना बड़ा, जैसे आपकी किताब का पेज है उसके अंदर मैप भी आ गया और मैटर भी आ गया, इतने छोटे मैप नहीं बनते थे बल्कि बड़े आकार के जो मैप बनाए जाते थे उन बड़े मानचित्रों में ही उस मानचित्र का एक हिस्सा ये वाला मैप आपको यहाँ पर चित्र के रूप में दर्शाया गया है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। इसकी विशेषता क्या है? ये भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 ईस्वी में बनाया था, वो भी नोट कर लेना। ये तो अरब के रहने वाले थे अल इंद्रीसी। एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में भी एक भारतीय उपमहाद्वीप का मैप बनाया था। यहाँ पर वो ही दूसरा मैप दूसरे पेज पर दिखाया गया है। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इंद्रीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह पर दिखाई देता है जहाँ हम आज उत्तर भारत को ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी भाषा में दिए हुए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। अरेबियन भाषा क्योंकि हम नहीं जानते हैं इसलिए हम
नहीं पहचान पा रहे हैं, उत्तर भारत का जो कन्नौज का शहर है उसकी जानकारी भी इसके अंतर्गत इस मैप में मिल जाएगी। यहाँ साइड में हमारे एक सामान्य जानकारी दे रखी है। मानचित्र एक से रिलेटिव है और एक परिभाषा भी दे रखी है यहाँ पर, उसका पहले अध्ययन कर लेते हैं। मानचित्र एक 12वीं सदी के भूगोलवेता अल इद्रीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा है, जिसमें मतलब ये जो अल इद्रीसी थे इन्होंने केवल भारतीय उपमहाद्वीप का ही चित्र नहीं बनाया था, इन्होंने तो पूरे वर्ल्ड का बनाया था और बहुत बड़ा मैप है ये। उस मैप का एक छोटा फोटो जो भारतीय उपमहाद्वीप से संबंधित है उसको हमने यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। फिर उसके नीचे मानचित्रकार की परिभाषा दे रखी है। मानचित्रकार वह व्यक्ति होता है जो मानचित्र या नक्शे बनाता है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बच्चों। यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज के अंतर्गत आपको यहाँ पर दूसरा मैप दिखाया गया है। दूसरा मैप के अंतर्गत जैसा वर्तमान के अंदर आप भारत को देखते हैं कि दक्षिण भारत जहाँ पर दिखाई देता है, श्रीलंका जहाँ दिखाई देती है, बंगाल की खाड़ी आपको जहाँ दिखाई देती है वहीं पर ही ये दिखाया गया है। मतलब 600 वर्षों के अंतराल में कितना डिफरेंस आ गया। पहले 1154 में बनने वाला मैप जो था उसमें दक्षिण का भाग उत्तर में दिखाया जा रहा था और उत्तर का भाग दक्षिण में दिखाया जा रहा था। श्रीलंका को ऊपर की साइड में दिखाया गया था। लेकिन ये जो मैप 1720 में आना था, इस मैप के अंतर इसकी सिमिलरिटी वर्तमान में जिस तरह से हम भारत का अध्ययन करते हैं उस तरह से किया गया है। ये जो समुद्री किनारे हैं इनका कितने बारीकी से डिटेल से अध्ययन किया गया है, गहन अध्ययन किया गया है। उनके नाम दिए हुए हैं, कहाँ पर क्या स्थित है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। उसका मुख्य कारण क्या रहा होगा, क्योंकि ये जो फ्रांसीसी मानचित्रकार के द्वारा मैप बनाया गया था, इस मैप का बनाने का मुख्य उद्देश्य ही नाविकों की सहायता करना था, जिससे वो भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापार आसानी से कर सकें। तो इसलिए समुद्री इलाके या किनारों की जानकारी डिटेल में उनके द्वारा इस मैप में दी गई थी। आगे बढ़ते हैं बेटा। मानचित्र 2 के बारे में सामान्य जानकारी अपन पढ़ रहे हैं। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में जो सूचनाएं थी काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। क्यों? क्योंकि ये मैप हमें ज़्यादा परिचित, क्योंकि वर्तमान में हम जिस भारत के को मैप में देखते हैं वो लगभग इसी तरह का बना हुआ हमें दिखाई देता है, इसलिए हमें ये ज़्यादा परिचित लगता है। इसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर भी हमें आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक और व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। अध्याय 6 के अंदर ये बातें विशेष रूप से हमें डिटेल में पढ़ने को मिलेगी बेटा। यहाँ पर हम नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये कोई ख़ास जानकारी नहीं दे रहा है। इसके बाद यहाँ पर साइड में कुछ बातें लिखी हुई हैं, उसको और देख लेते हैं। 18वीं सदी के आरंभ में गिवलाम द लेस्ले के एटलस नूवो के अनुसार यह उपमहाद्वीप इस तरह से ही दिखाई देता है। नेक्स्ट फिर पेज पर हम चलते हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर आपके जानकारी दे रखी है। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक, मतलब 1154 से लेकर 1720 तक के जो युग परिवर्तन हुआ है, उस दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान बहुत अधिक बदल गया था। तो आपने भी अच्छे से देखा है बेटा कि कितना चेंज आ गया मैप को बनाने की टेक्निक में। उत्तर भारत में दिखाई जाने वाली चीज़ें दक्षिण भारत में दिखाई जा रही हैं और वर्तमान में, और जो दक्षिण भारत का भाग है वर्तमान में नक्शों में, वो भाग कई युगों पहले, मतलब 1154 के मैप में उत्तर भारत की तरफ दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं हम। इतिहासकारों के द्वारा जब बीते हुए युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन किया जाता है तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कोई भी इतिहासकार किसी भी समय विशेष का अध्ययन करे तो उस समय के अंतर्गत जो भी उसके द्वारा अध्ययन की गई सामग्री है, चाहे वो दस्तावेज हों, चाहे वो नक्शे हों, चाहे वो लेख हों, चाहे वो
किसी अन्य माध्यम से उस समय विशेष के इतिहास का अध्ययन कर रहा हो या जानकारी एकत्र कर रहा हो, तो उसे उस समय विशेष की ही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उस सूचनाओं का उस समय विशेष में यह क्या महत्व था, क्या किस संदर्भ में प्रयोग की गई थी, वो सब बातें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। यहाँ बच्चों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।